आप में से जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, आर्ट के टीचर्स हैं, सीरियस आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल बनने के लिए आर्ट की फील्ड में जा रहे हैं, आप सबका एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई बार मोटिवेशन नहीं आता, कई बार फील नहीं आता कि प्रैक्टिस करें, स्केच करें। तो इसीलिए ये स्केचिंग की सीरीज को हम रन करते हैं, स्केच विथ मी, जहां पे इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने रॉ फॉर्म में स्केच कर रहा होता हूं, रेफरेंस इमेज लगी होती है और आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते देखते, मेरी बातों को सुनते सुनते मेरे साथ साथ स्केच कर रहे होते हो। पूरी वीडियो रॉ रहती है ताकि हर रेफरेंस इमेज जो मैं वीडियो में यूज़ करूं, उस रेफरेंस इमेज को भी आप देखो, मेरी बातों को भी आप सुनो, मैं क्या स्केच कर रहा हूं वो भी आप देखो और साथ में स्केच करो। तो एक रॉ लेसन हम यहां पे रन करते हैं स्केच विथ मी के नाम से। जितने भी लोग नए थे उनके लिए मैं बातें बता रहा था, बाकी जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, स्केच विथ मी को आपने बहुत प्यार ऑलरेडी दिया हुआ है, आगे भी देते रहिएगा। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। एक और बात, आप सबका इतना प्यार जो मिल रहा है, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। आप में से जितने भी लोग मेरे इस लेसन को देखते हैं, एक चीज़ मुझे पता चली है, जो कि मैंने कई बार पूछा भी आप सबसे, कि आप में से कितने लोग एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं या आर्ट के टीचर्स हैं या आगे चल के प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की नज़र से इस फील्ड में आ रहे हैं। एक बार चैट सेक्शन में तुरंत येस भी लिखिएगा। अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनल बनने के दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो फटाफट से येस लिखिएगा। ओके, लिख दिया, ऑसम। तो ये चीज़ मैं देख सकता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग सीरियस लेवल पे आर्ट की फील्ड में आने वाले लोग ही मुझसे कनेक्टेड हैं। तो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूं, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूं जो आपको इस प्रोफेशनल जर्नी में काम आए, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक फ्री ई बुक भी दे रहा हूं स्केचिंग के ऊपर। वो ई बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है स्केचिंग से रिलेटेड, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी स्केचिंग की इंपॉर्टेंस को समझने में। तो ये फ्री ई बुक जो शुरू के 100 लोग हैं उनको दी जाएगी। तो इस वीडियो को देखते वक्त जो वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप फटाफट से उस ई बुक को पा सकते हैं। कैसे वो ई बुक मिलेगी, वो आपकी ईमेल पे डिलीवरी हो जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन उस लिंक के अंदर मेंशन है। तो जैसे आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर करेंगे, आपको एक फ्री ई बुक स्केचिंग के ऊपर आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट 100 पीपल, क्योंकि आप मेरी वीडियो आते साथ आप शुरू से आते हैं, तो ये आपके लिए गिफ्ट है। तुरंत जाइए और उस ई बुक को डाउनलोड करिए और जो भी पॉइंटर्स उसमें दिए गए उसको पढ़िएगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एक्सपांडिंग योर नॉलेज। ओके, ऑल्सो शुरू करने वाले हैं। पेपर ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मटेरियल है आपके पास उठा लो, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि स्केच विथ वी में मटेरियल का रोल नहीं है। रोल ये है कि आप उसको कर कैसे रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। पेन, पेंसिल, पेपर जो भी आपके पास है उठा लीजिए, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँ। ऑल्सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके इस चैनल का बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे आज मैंने एक फ्री ई बुक दिया आप सबको, वैसे मैं और भी चीज़ें आगे चल के देने वाला हूँ। एंड पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी तरफ से कुछ फ्री चीज़ें, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपने वीडियो में, लेकिन जो शुरू के लोग होते हैं उनको वो चीज़ दी जाती है, क्योंकि उससे एक चीज़ पता चलती है कि कितने लोग टाइमली सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, एक सीरियसनेस फील होती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए रहेंगे तो जो भी नई वीडियोज़ आएगी वो आपको सबसे पहले पहुँचेगी और आप इन स्टडी मटेरियल्स का, इन फ्री टूल्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर new episode on Sketch with me. यहाँ पे सबसे पहले मैंने उल्फ लिया है। आज हम एनिमल्स लेंगे, रैंडम एनिमल्स, जो एनिमल्स मुझे सामने दिख जाएंगे उसको हम स्केच कर डालेंगे। तो वुल्फ पेन से मैं स्केच कर रहा हूँ। पहले मैंने सर्कल बनाया। अब देखो, आपने अगर मेरे वीडियोस वगैरह देखे हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कई बार मैं स्ट्रेट लाइन से बना रहा होता हूँ, जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्ट्रेट लाइन के इस्तेमाल करके आप स्केचिंग करा करो। लेकिन आज आप देख रहे हो कि जब मैं इस तरीके से स्केचिंग करता हूँ तो मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा होता हूँ, कर्व्स वगैरह बना रहा होता हूँ। तो आप में से जो लोग मुझसे पहले से मुझे फॉलो करते आए हैं, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे कि कभी आप स्ट्रेट लाइन बोलते हो, कभी आप ऐसे कर्व से डायरेक्टली शुरू कर देते हो। देखो, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना एक नियम है कि स्ट्रेट लाइन का तरीका होता है जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपको करनी ही है, उससे आपका प्रपोर्शन इंप्रूव होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे और भी वीडियोज़ हैं, प्रपोर्शन वगैरह आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि मैं स्ट्रेट लाइन वाली टेक्निक को बहुत रेकमेंड क्यों करता हूँ। खैर, उस वीडियो को बाद में देखिएगा। बट
एक तरीका होता है स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट करना जो भी हम बना रहे हैं, ताकि हम इजीली प्रपोर्शन वगैरह जज कर पाएं। लेकिन वो तब काम आता है जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप आराम आराम से चीज़ों को समझ के कर रहे हो, और वो इंपॉर्टेंट है, उससे आपका प्रपोर्शन इंप्रूव होगा। और वहाँ से जो चीज़ आप सीखोगे, तब जब आप इस तरीके से डायरेक्ट स्केचिंग करोगे, डायरेक्टली सर्कल बना दिया, या डायरेक्टली ओवल शेप बना दिया, या डायरेक्टली कर्व बना दिया, या रफली अपने हाथों को मूव कर रहे हो फटाफट से, इस केस में ये चीज़ें अपने आप आपकी इंप्रूव होने लग जाती है जब आप स्ट्रेट लाइन वाली टेक्निक को भी फॉलो करते रहते हो कंटिन्यूअसली। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला कुछ अलग तरीका है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी ये तरीके होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके बनाओ, या कर्व बनाओ, या डायरेक्टली सर्कल्स शेप्स बना दो, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके को फॉलो करें या ये वाला तरीका फॉलो करें। अल्टीमेटली जो बिगिनर्स होते हैं फिर उसको फॉलो करते हैं जो उनको आसान लग रहा होता है। आसान क्या लग रहा है, उस तरीके से आपको चयन नहीं करना है, उस तरीके से आपको सिलेक्शन नहीं करना है कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। आपको यह समझना होगा कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीखनी समझनी, ताकि वो आपको आगे आने वाले टाइम में काम आए, उस तरीके से आपको काम करना है, भले वो आपको आसान लगे या ना लगे। अब इस पूरी सीरीज में आज जो ये स्केच विथ मी आप देख रहे हो मुझे स्केच करते हुए, आशा है कि आप मेरे साथ साथ स्केच कर रहे होंगे। चिंता मत करिएगा, इस वीडियो को आप दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं। तो अगर किसी का कुछ छूट जाए तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, लेकिन अभी कोशिश करिए कि जिस स्पीड में मैं बना रहा हूं एक बार ट्राई करिए। ओके, हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करो शुरू में। स्केचिंग हालांकि स्पीड में ही होती है, लेकिन जिस स्पीड में मैं बना रहा हूं आपको वही मैच करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल या मैं या कोई और भी आप स्केचिंग किसी को करते हुए देख रहे हो तो आपको किसी की स्पीड मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड नेचुरली अपने आप धीरे धीरे बढ़ती है। आप उसको फोर्सफुली नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि मान लो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आप कार चला रहे हो या फिर आप बाइक चला रहे हो, तो आप बाइक चलाते साथ उसको स्पीड नहीं चलाते हो, आप पहले समझते हो कि चलाते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। धीरे 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 जब आप सीखने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। आपको भी नहीं पता चलता कि मैं पहले इतना धीरे चलाता था, चलाती थी, अब इतना स्पीड चल रहा है। तो वो स्पीड धीरे धीरे आती है। तो स्पीड आप फोर्सफुली बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे बढ़ेगी तो स्पीड पे उतना फोकस नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि जब हम स्केच कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा एक लिबर्टी देते हैं, एक लूज वे में स्केच कर रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि जो हमारा ड्राइंग है वो हमारे रेफरेंस इमेज के हिसाब से, या हम लाइव अगर बना रहे हैं तो परफेक्ट ही बने। ओके, तो थोड़ा सा लूज वे में जब हम बनाते हैं तो अपने आप हल्की सी स्पीड रहती है, क्योंकि हम डिटेल्स वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैं हैचिंग वगैरह कर रहा हूँ वो भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे डिटेल देने का मन कर रहा है, वो बस मैं फ़न के लिए, एक फ्लो के लिए यहाँ पे हैचिंग वगैरह कर रहा हूँ। डिटेल देने के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ इस इमेज को, इस स्केच को बनाते वक्त। अब कुछ पॉइंट्स को समझिएगा। जो मैं स्केच कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा गोल ये नहीं है कि मैं परफेक्ट बनाऊँ। तो जब भी आप स्केच करो, 2 पॉइंटर्स अक्सर मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ये दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आपको ऑटोमेटिकली अपने आप के ऊपर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। पहला पॉइंट, जो पहली गलती लोग करते हैं वो ये कि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरा गोल परफेक्ट बनाना नहीं है, तो लोग ईजिली और गलत करने लग जाते हैं। मतलब फटाफट से कैसे भी स्केच बनाते हैं कि अरे आपने तो बोला था गलती करना गोल नहीं है, गलती होगी चलेगा, परफेक्ट बनाना गोल नहीं है, जैसे भी बनाओ चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुन कैसे भी चलाओगे। एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली चीज़ को समझ के, कि ऐसा भी नहीं कि आप पेंसिल पेन घुमा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि आप किस डायरेक्शन में घुमा रहे हो। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। मैंने जैसे ही बोला कि गलती करना अलाउड है, टेंशन मत लो, इस बात पे फोकस मत करो कि आपको परफेक्ट बनाना है, तो लोगों का ये रहता है कि परफेक्ट तो बनाने नहीं, कैसे भी बनाओ चलेगा। नो डाउट आपको परफेक्ट नहीं बनाना या एग्जैक्ट अपनी फोटो के हिसाब से नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा संभल के बनाना है ताकि आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो। समझ आने के बाद भी गलती रहेगी, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़े से ऑब्जर्विंग माइंडसेट के साथ स्केचिंग कर रहे होगे, थोड़ा अवेयर होके कर रहे होगे। अंधाधुन करने से भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा, ओके, एक तो ये पहला एक्सट्रीम हो गया कि लोग गलती के नाम पे फिर फुल गलती करते हैं, खुलेआम गलती करते हैं, फिर सोचते ही नहीं कि क्या ठीक किया जा सकता है या कहाँ पे मैं ज़्यादा हड़बड़ा रहा हूँ या हड़बड़ा रही हूँ। दूसरा,
जैसे ही मैं इस लाइन को बोलता हूँ कि थोड़ा संभल के बनाना है, तो फिर लोग बहुत धीरे हो जाते हैं, फिर बहुत धीरे, कि अब आराम आराम से एक एक लाइन धीरे 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 खींचेंगे। दोनों ही एक्सट्रीम से आपको बचना है, आपको मिडिल में रहना है और अपना फ्लो भी मेंटेन करना है, और ये समझ के भी करना है कि मैं बहुत ज़्यादा गलती भी ना कर रहा हूँ या ना कर रही हूँ। ओके, अब ये पॉइंट मैंने कई बार बोला है और मैं फिर से बोलूँगा कि सिर्फ स्केचिंग को करना काफ़ी नहीं है, या गलतियों को करना, क्योंकि गलती करना अलाउड है। स्केचिंग में हम उतनी ज़्यादा गलतियां नहीं देख रहे होते, हम थोड़ा सा फ्लो में जा रहे होते हैं। ये ज़रूरी है समझना कि आप अपनी हर स्केचिंग से थोड़ा समझो कि अगली स्केचिंग में मुझे थोड़ा बेटर करने पे फोकस करना है। ओके, गलतियां करना गलत बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से कुछ ना सीखना गलत बात है। ओके, गलती हर कोई करता है, दुनिया में हर एक इंसान है जो कुछ ना कुछ गलती करता है, और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां लोग करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या आप उन गलतियों को रियलाइज करके उनको सुधारने पे काम कर रहे हो? दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। और यही चीज़ हमें स्केचिंग सिखाती है। अब अगर आप मुझे देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि स्केचिंग कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको फिर से कुछ पॉइंटर्स अगेन शेयर करता हूं कि स्केचिंग हम क्यों किए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल आप सब में से बहुत सारे लोगों का आता है, स्केचिंग को भी देखते रहिएगा, साथ में करते भी रहिएगा, प्लस पॉइंट को सुनते भी रहिएगा। आप में से कई लोगों का एक सवाल आता है कि सर ड्राइंग और स्केचिंग में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड स्केचिंग। चलो आज इसका आंसर भी कवर करते हैं इस पूरी सीरीज़ के दौरान। ड्राइंग और स्केचिंग में जब आप गूगल करोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड स्केचिंग, तो आपको एक साधारण सा डेफिनेशन ज़रूर मिलेगा, और जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको साधारण शब्दों में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग एक बड़ा शब्द है, स्केचिंग ड्राइंग का एक छोटा हिस्सा है। ओके, इस बात को समझना। ड्राइंग एक बड़ा शब्द है और स्केचिंग ड्राइंग का छोटा सा हिस्सा है। यानी कि ड्राइंग अगर इंडिया है तो स्केचिंग मान लो दिल्ली है या फिर उड़ीसा है या राजस्थान है। ठीक है, स्केचिंग पूरी ड्राइंग का, पूरी इंडिया का एक छोटा सा शहर है। ओके, अब उसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, ड्राइंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आती है। ठीक, ड्राइंग एक बड़ा हिस्सा है, उसके अंदर बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं उसमें से स्केचिंग एक चीज़ आती है। अब ऐसा क्यों है कि फिर स्केचिंग को हम स्केचिंग कहते हैं, ड्राइंग को ड्राइंग कहते हैं? थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब अगर आप आर्ट में प्रोफेशनल बनने जा रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलेगा, बातें क्लियर होनी भी ज़रूरी है। स्केचिंग जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्केचिंग, इसका मीनिंग ये होता है कि थोड़ा लूज रहना, ज़्यादा डिटेल में ना घुसना, एक तरीके से स्टडी करना। ओके, कुल मिला के इसकी ये फीलिंग है। एक बार फील करो वर्ड्स को, स्केचिंग। हम स्केच कर रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, हम ये सीन को स्केच कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम वो इंसान के पोर्ट्रेट को स्केच कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम इस सामने एक तो लैंडस्केप है उसको स्केच कर रहे हैं। जब भी हम बोलते हैं स्केच कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को दर्शा रहे होते हैं कि हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से एक स्टडी कर रहे हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हम करने वाले हैं। अब एक लेयर, आपने एक लेयर समझ लिया, अब थोड़ा डीप चलते हैं, सेकंड लेयर पे चलते हैं। सेकंड लेयर क्या है कि सर स्केचिंग का मतलब क्या पेंसिल से स्केचिंग करना होता है? नहीं, हो सकता है कि मैं एक ऑयल पेंटिंग कर रहा हूं और तब भी मैं ये लिखूं कि आज मैंने ऑयल पेंटिंग का एक ऑयल का स्केच किया। ओके, आपने अगर सोशल मीडिया पे अगर देखा होगा, कई सारे आर्टिस्ट ऐसे मेंशन करते हैं, मैंने भी कई बार ऑयल पेंटिंग सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है, तो मैं लिखे रहता हूं कि ऑयल स्केच जब मैं लिख देता हूं तो मैं ये दर्शा रहा होता हूं कि मैंने ऑयल पेंटिंग तो इस्तेमाल करी, लेकिन मैं ऑयल से स्केच कर रहा था, ऑयल से कोई डिटेल्ड आर्टवर्क नहीं बना रहा था। ओके, तो स्केच का मतलब पेंसिल या पेन भी नहीं होता, स्केच होता है, कोई टूल से उसका कनेक्शन नहीं है। हम ऑयल पेंट कर रहे हो, वाटर कलर स्केच भी होता है, ओके, चारकोल स्केच होता है, तो हर एक मीडियम से स्केच हो सकता है। कॉन्सेप्ट यह है स्केच का कि डिटेल पे फोकस नहीं करना है, ओवरऑल स्टडी के हिसाब से हम कर रहे हैं। ओके, ये दूसरा लेयर आपने समझ लिया कि हम स्केच, कोई भी चीज़ को स्केच बोल सकते हैं। तो हमने साथ में एक वुल्फ का स्केच भी कर लिया। अब चलो एक यहाँ पे एक मुर्गी है, उसका भी स्केच करते हैं। मुर्गी है, मुर्गा है, मुझे नहीं पता, बट स्केच करते हैं। ओके, नाउ तीसरे लेयर पे हम चलते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है या आएगा आप में से कि आपने ये सारे पॉइंट समझाए,
अब स्केच का कोई टाइम लिमिट भी होता है क्या? जैसे अगर हम 10 मिनट के अंदर करें तो उसको स्केच बोलेंगे, 1 घंटा में करें तो हम उसको स्केच नहीं बोलेंगे, या 2 घंटा के अंदर करें तो क्या हम उसको स्केच नहीं बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। स्केच टाइम लिमिट का मोहताज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि हम लोग का इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है डिस्क्राइब करने में, कि हम स्केच कर रहे हैं कि हम डिटेल के अंदर जा रहे हैं, हम प्रॉपर एक आर्टवर्क के अंदर घुस रहे हैं। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं। आज मैं यहां पे पेन से स्केच कर रहा हूं, ठीक है। रफली इस फील को पाने में, अगर मैं जो भी इमेज मैं बना रहा हूं उसके रफली हम उसकी ड्राइंग हमने फटाफट से बनाई और उसमें हल्का फुल्का हैचिंग किया और हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन ऐड किया, हल्का फुल्का हैचिंग क्रॉस हैचिंग करके हमने उसको छोड़ दिया, 2 मिनट में 5 मिनट में बनाया। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि हम स्केच कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली इसकी पूरे कंप्लीट आर्टवर्क नहीं बना रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको स्केच कर रहे हैं। लेकिन मान लो मैंने एक 4 फीट का कैनवस लिया, ओके, 4 फीट का कैनवस लिया और मैं ऑयल पेंटिंग का ब्रश उठाया और मैं स्केच करना शुरू कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एक 4 फीट के कैनवस में एक फटाफट से स्केचिंग की प्रैक्टिस में कर रहा हूँ तो वो 10 मिनट या 5 मिनट में नहीं होगा, इट विल टेक मच मोर टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन उसको भी हम स्केच बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हम लोग टाइम लिमिट के आधार पे हम चीज़ों को नहीं जज कर सकते। हम इंटेंशन क्या था, हम एक स्केच बना रहे थे, एक स्टडी कर रहे थे, तो वो भी स्केच के कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं कि स्केच का मतलब पेंसिल और पेन नहीं होता, स्केच किसी भी टूल से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, स्केच किसी टाइम लिमिट का मोहताज नहीं होता। अब मान लो जो स्केचिंग मैं अभी कर रहा हूं, मैं उसके अंदर थोड़ी बहुत और डिटेलिंग करने का ट्राई करते रहूं, ओवरऑल एक फील आ गया मान लो, लेकिन मैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और थोड़ा इंफॉर्मेशन और थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड करता रहूं, तो हो सकता है कि उसको भी मैं स्केच बोलूं, ओके, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल की तरफ हम जाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि इस लाइन के बाद, मतलब एक रेखा खींची हुई है, एक लाइन खींची हुई है, अगर इस लाइन के इधर मैं खड़ा हूं तो उसको स्केच बोलेंगे, एक लाइन के इधर मैं खड़ा हूं तो उसको स्केच नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा फील क्या है उस आर्टवर्क को लेके, उसके हिसाब से हम उसको स्केच बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं प्रॉपरली डिटेल्ड वर्क कर रहा हूं, पूरी बारीक से चीज़ों को कर रहा हूं, तो वो स्केच में नहीं आता, क्योंकि उसमें दिख रहा होता है, मतलब जो व्यूअर है उसको दिख रहा होता है कि आप बैठ के धीरे धीरे डिटेल करने बैठे हो, तो वो स्केच वाला वाइब उसके अंदर से नहीं आता। बोलने को तो आप बोल सकते हो कि मैंने स्केच किया, लेकिन वो स्केच के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो फ्लो, वो रैपिडनेस नहीं दिख रही होती उस आर्टवर्क में। अब जैसे कि इस मुर्गी को मैं बना रहा हूं, मैंने 5 मिनट की जगह मान लो 10 मिनट ले लिया या 15 मिनट ले लिया, और हल्का हल्का फ्लो मैंने और ऐड करना शुरू कर दिया, तो वो फ्लो, वो स्केचीनेस वर्क में दिख रहा है, तो उसको अपन स्केच बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जहां मैं रुक के धीरे 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 एक एक बाल, एक एक डिटेल्स करना शुरू कर दूंगा, तो हम ये बोलेंगे कि वो स्केच नहीं है, फिर हम प्रॉपर एक आर्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं, एक डिटेल्ड वर्क की तरफ जा रहे हैं, तो वो स्केच वाली वाइब उसमें से खत्म होने लग जाएगी। अब स्केच का आपने कुछ पॉइंट समझा, थोड़ा सा स्केच के ऊपर और बातें करते हैं। मान लो चलो एक हिरन, अभी हिरन को मैं स्केच कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखते रहना कि किस वे में शुरू कर रहा हूँ, किस वे में मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप साथ में मेरे बना रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि आप मेरे साथ में स्केच कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? धोखा तो नहीं दे रहे अपने आप को? करना करना ओके, आप लोग करते हो, फिर सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, इंस्टाग्राम में मुझे टैग करते हो, देख के बहुत खुशी फील होती है। प्लीज़ स्केच करिएगा साथ में, क्योंकि देखो साथ में करोगे एक तो मोटिवेशन रहेगा कि साथ में कर रहे हैं, मज़ा आता है। फिर आप छोड़ दोगे, फिर इधर उधर हो जाओगे, फिर आपका एक अच्छा खासा आधा 1 घंटा जो आप यहाँ पे दे सकते थे वो आपका मिस हो जाएगा। ओके, तो आप वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर करिएगा स्केचिंग मेरे साथ साथ। ओके, अब थोड़ा सा और स्केचिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन आई होप कि आपको मिले, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझें। अब जब हम स्केच की बात करते हैं तो स्केच की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये क्यों हम स्केचिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको एज एन सीरियस आर्टिस्ट, ओके, आर्ट लवर पता होनी ज़रूरी है। हम स्केच मेनली करते हैं स्टडी के हिसाब से। अब ये चीज़ें आप में से मैक्सिमम लोग को पता होगी, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि स्टडी होती क्या है, क्या होती है स्टडी। जो मैं ये बार बार स्टडी स्टडी बोल रहा हूँ, क्या होती है स्टडी? स्टडी अलग अलग चीज़ों को हम बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो स्केच किया जा रहा है उसका
उसमें जो स्टडी हो रही है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए हो रही हो। हर बार आप जो स्केच करते हो उसमें स्टडी का पर्पस अलग हो सकता है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉम्पोजिशन के हिसाब से इस हिरन को बना रहा हूं। ओके, ये हिरन को मैं स्केच करके देख रहा हूँ कि मुझे कल के डेट में एक प्रॉपर पेंटिंग बनानी है जहाँ पे हिरन है, पीछे जंगल है, पेड़ है, घर है, 4 आदमी चल रहे हैं, ऐसे कॉम्पोजिशन मुझे सोचना है। तो उसके हिसाब से मैं हिरन को फटाफट से देख रहा हूँ कि ओवरऑल किस तरीके से ये हिरन होगा तो उस कॉम्पोजिशन में ये सूट करेगा। तो हो सकता है मेरे दिमाग में ये वाला थॉट चल रहा हो, इसलिए मैं इस हिरन को स्केच करके देख रहा हूँ। और हो सकता है इस हिरन को मैं अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग पोज के साथ स्केच करूं, क्योंकि मेरा ये गोल है कि कल की डेट में मैं एक प्रॉपर पेंटिंग बनाऊंगा, वहां पे हिरन को मैं तुझे देखना है कि किस टाइप का हिरन का पोज अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से मैं हिरन को स्केच कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं हिरन को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे हिरन का बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करना है। मेरे को कोई पेंटिंग में हिरन को सेट नहीं करना है, मैं बस हिरन का बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार को हिरन को स्केचिंग कर रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हिरन से कोई मतलब नहीं है, बस जो एनिमल का ये बॉडी है, यानी कि हिरन का जैसे शरीर है वैसे और भी जानवरों का शरीर होता है, भले वो शेर हो या कुत्ता हो या फिर एक गाय हो, उनका भी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि 4 पैर हैं और इस तरीके से पैर की बनावट उनकी ऐसे होती है। तो मैं चाह रहा हूं कि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, मेनली एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर मैं स्टडी करूं। मेरे को ये मतलब नहीं है कि वो हिरन है कि बंदर है कि हाथी है, मेरे को उनका बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करनी है। तो हो सकता है मेरा वो गोल हो। तो मेरे दिमाग में क्या चीज चल रही है उसके हिसाब से स्केचिंग का जो तरीका है वो हो सकता है थोड़ा बदल जाए। जैसे कई सारे आर्टिस्ट के स्केचेस आपने देखे होंगे जहां पे हड्डी दिख रही होती है, हड्डी का स्केच कर रहे होते हैं, वो एनाटॉमी का स्केचिंग कर रहे होते हैं, तो वो उनका गोल अलग रहता है। ओके, वो अंदर जो अंदरूनी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल लेवल पे वो चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। हालांकि मैं बार बार फिर से ये बोलूँगा, एनाटॉमी वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। अगर आपका बेसिक ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल सुपर स्ट्रांग नहीं है तो एनाटॉमी आपको नहीं करनी चाहिए जब तक वो स्ट्रांग नहीं है। ओके, ये ठीक वैसा ही है कि जब तक आपको चलना नहीं आता, आप दौड़ने के बारे में कितना भी सोचो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो चलना ज़रूरी है पहले, दौड़ने से पहले। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि स्केचिंग एक ड्राइंग बड़ा शब्द है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। स्केचिंग के अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि स्केचिंग हम क्यों कर रहे हैं। स्केचिंग किसी टाइम लिमिट का मोहताज नहीं है, स्केचिंग किसी टूल का मोहताज नहीं है। स्केचिंग है, स्केचिंग एक प्रोसेस है, स्केचिंग एक थॉट है हमारा जो एक आर्टिस्ट रखता है अपने आर्टवर्क को करते वक्त कि उसका थॉट कैसा है, वो चाहता क्या अपने इस वर्क से जो वो कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो स्केच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें, अब जो हम स्टडी बोल रहे हैं, या फिर से मैं एक बार स्टडी पे आऊँ, तो हम स्टडी जब करते हैं ना तो हम मेनली, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं जानवर की बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा हूँ, कि मैं कॉम्पोजिशन के हिसाब से आर्टवर्क बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, कि मैं हिरन को अलग अलग जगह से स्टडी करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। जो मेरा थॉट है, जो चीज़ जो मेरे थॉट्स हैं उसके हिसाब से जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं तो मेनली वो स्टडी के अंतर्गत आता है कि हम एक तरीके से बस स्टडी कर रहे हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या ये हो रहा है, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कुछ बदलाव लाएं, क्या क्या इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे करें तो अच्छा लगेगा, क्या क्या इस चीज़ को थोड़ा चेंज करें क्या। तो ये स्टडी के अंतर्गत आता है। ओके, जब हम मेन कोई आर्टवर्क बनाने बैठते हैं, उस मेन आर्टवर्क, वो मेन आर्टवर्क कितना अच्छा बनेगा डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डांसर है, उसको फाइनल डांस परफॉर्मेंस देना है, लेकिन फाइनल डांस परफॉर्मेंस से पहले वो बार बार रिहर्सल करता है, वो बार बार अपने एक एक स्टेप को ठीक कर रहा होता है कि ये वाला स्टेप गड़बड़ है क्या, ये वाला स्टेप गड़बड़ है क्या, जो म्यूजिक है उसके साथ ये वाला स्टेप बैठ नहीं रहा है क्या। तो एक एक करके उसको ठीक करता है। जब वो सब कुछ मिल जाती हैं चीज़ें, तब जाके एक फाइनल परफॉर्मेंस होता है, और फाइनल परफॉर्मेंस की रिहर्सल करने के बाद फिर वो स्टेज में अपना फाइनल परफॉर्मेंस देता है। तो इस तरीके से जब हम आर्टवर्क भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दिन भर बैठ के एक फाइनल पेंटिंग बनाओ। अब जब मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप में से कई लोग होंगे जो ये गलतियाँ करते होंगे कि आप हर दिन सुबह उठते होगे और एक नई पेंटिंग शुरू कर देते होगे, या फिर जो पेंटिंग कल अधूरी छूट गई थी उसको आज कंप्लीट करने बैठ जाते होंगे। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो ना,
आर्ट की फील्ड में, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका आर्ट वर्क इंप्रूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। ओके, आपको दिन भर बैठ के नई नई पेंटिंग्स नहीं बनानी है। अगर आप सीरियसली आर्ट की फील्ड में जा रहे हो तो आप अगर एक पेंटिंग बनाते हो तो अगली पेंटिंग और इस पेंटिंग के बीच में कितनी स्टडीज आपकी हो रही है वो मैटर करता है, क्योंकि उसके वजह से ही आपकी अगली पेंटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, ठीक है? कोई भी हमें कैसे, अच्छा एक ये पॉइंट को मैंने एक सर से सीखा था, डैरेन राउजर सर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, उसको मैं अगेन शेयर करता हूं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका आर्ट स्किल्स इंप्रूव हो रहा है। व्हाट इज द प्रूफ कि आपका आर्ट स्किल इंप्रूव हुआ है? उसका बस एक ही प्रूफ है, इसके अलावा कोई प्रूफ है ही नहीं। बस एक प्रूफ है, वो प्रूफ ये है कि आप अपने आर्ट वर्क में गलतियां खोज पा रहे हो कि नहीं। कुछ कुछ स्केचेस आप देख रहे हो कि मैं कुछ लाइंस बना के छोड़ रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें आपने 4 लाइन खींच के छोड़ दिया, उसके बाद आप दूसरे फोटो में चले गए। तो वही है स्केचिंग का फीलिंग कि अभी कभी हम किसी स्केचिंग को ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी को कम टाइम देते हैं, किसी को कुछ लाइंस देके छोड़ देते हैं। मैं काम है स्टडी करना, तो आपका अगर मन कर रहा है कोई से रेफरेंस इमेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का, तो आप इस लेसन को वापस से देख सकते हो या फिर पॉज करके थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। ओके, कोई पाबंदी नहीं है, बस मैं एक फ्लो में चलता हूँ, तो कई बार एक फ़ोटो को ज़्यादा टाइम देता हूँ, कई बार छोड़ देता हूँ। दैट एवरीथिंग इज़ कूल। ओके, कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं कि आपको एक स्केचिंग को करना ही है, या मन के ऊपर है, मन किया एक स्केचिंग को ज़्यादा देर किया, किसी रेफरेंस इमेज को कम टाइम दिया, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ओके, तो अगेन बैक टू द गोल्डन रूल कि व्हाट इज़ द प्रूफ कि आपका आर्टवर्क इंप्रूव हुआ है। एक ही प्रूफ है कि अगर आप अपने आर्टवर्क में गलतियां देख सकते हैं और उस गलतियों को सुधार सकते हैं, दैट मीन्स कि आप उस वर्क को बेटर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपने एक आर्टवर्क बनाया और उसमें आप गलतियां नहीं खोज पा रहे हो, दैट मीन्स कि अभी आपको और सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप और सीखोगे आप अपने पुराने वर्क में गलतियां खोज पाएंगे, और जैसे जैसे आप अपने पुराने वर्क में गलतियां खोज पाएंगे आपको ये प्रूफ मिलेगा कि हाँ, मैं अगर अपने पुराने वर्क में गलतियां खोज पा रहा हूँ या खोज पा रही हूँ, इसका मतलब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप अपने गलतियां नहीं खोज पा रहे हो या नहीं खोज पा रही हो तो समझ जाइएगा कि यू आर नॉट इंप्रूविंग, आप उसी जगह पे अटके हुए हो। अब ये चीज़ आप सबके साथ ऑब्वियस सी बातें हुई होगी कि अगर आप बचपन से स्केचिंग ड्राइंग करते आ रहे हैं, पेंटिंग करते आ रहे हैं, तो आज के डेट में आपको अपने बचपन के आर्टवर्क में काफ़ी गलतियां दिखती होंगी। वो इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ आपकी आंखें नेचुरली भी थोड़ी थोड़ी ट्रेन हो रही होती हैं। जो बचपन में गलतियां नहीं दिखी अब आपको बड़े होकर दिख रही है, क्योंकि वो चीज़ें आप थोड़ा बेटर समझ पा रहे हैं। ओके, अगर आप में से कोई ऐसा भी है जिसको बचपन में बनाया हुआ आर्टवर्क में आज भी गलती नहीं दिखती, इसका मतलब आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो, आप अपना स्केचिंग, आप अपना आर्टवर्क्स में थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हो। ओके, ये प्रूफ्स होते हैं, ये सारे प्रूफ होते हैं कि गलतियां दिखना एक सबूत होता है कि हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब चलो, ये पॉइंट आपने समझा कि जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको अपने आर्टवर्क में गलतियां दिखनी शुरू हुई। लेकिन जब हम सीखना शुरू करते हैं, जब हम अपने आर्टवर्क पे सीरियस लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, सीरियसली पॉइंट को सीखना शुरू करते हैं, तो ये जो गलतियां खोज पाने की रफ्तार है वो बढ़ जाती है। तो हम ज़्यादा जल्दी अपने पुराने आर्टवर्क्स में गलतियां खोज पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं। अगर आप हर दिन एक डिटेल्ड आर्टवर्क बनाने का फोकस करते हो, मान लो आपने एक डिटेल आर्टवर्क बना दिया, फिर 4 दिन लगा के फिर एक और डिटेल्ड आर्टवर्क बना दिया, फिर 10 दिन लगा के आपने एक और डिटेल वर्क बनाया, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जितना ज़्यादा किसी आर्टवर्क में आप डिटेल्स ऐड करते जाते हो ना, उतना डिफिकल्ट होता जाता है आपके लिए उस आर्टवर्क में गलतियों को जल्दी खोज पाना। ओके, आपका गोल ये नहीं है कि मुझे 10 पेंटिंग्स बनानी है, वो भी बहुत कमाल की डिटेल्स वाली। आपका गोल ये है कि कितना जल्दी आप इंप्रूव कर रहे हो। ओके, ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आप अपनी पेंटिंग को सजा सजा के घर में फ्रेम करा करा के रखे जा रहे हो, हर एक पेंटिंग को सजा रहे हो, रख रहे हो। अच्छा, इससे एक मेरे को अच्छा किस्सा याद आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, ये मैंने कभी शेयर नहीं किया कभी, लेकिन ये एक अचानक से एक स्मॉल सा पॉइंट सामने आया। जब मैं छोटा था, जब मैंने ड्राइंग, छोटा तो क्या, 12th कंप्लीट किया था, उतना भी छोटा नहीं था, तो 12th कंप्लीट किया था, तो मैंने सर से सीखना शुरू किया था। एक सर थे हमारे,
उनसे मैंने सीखना शुरू किया था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार अपने मन से कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत है। ओके, कई लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ टॉट खुद सीख लेंगे। जो ऐसे लोग होते हैं वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। सेल्फ टॉट वाले लोग, हमेशा आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, कोई चीज़ सीखने के लिए। ये ठीक वैसा ही है कि एक गली के बाहर एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है और एक लड़का है जिसको इंडिया टीम के लिए क्रिकेट खेलना है। तो जिसको इंडिया टीम के लिए खेलना है वो सीखता रहेगा और ट्राई करेगा कि मुझे अच्छे से अच्छे टीचर मिले जिनसे मैं जाके सीख सकूं। और जिसको गली क्रिकेट में छक्के चौके लगाना है उसको नहीं चाहिए कि कोई गुरु, वो खुद कर लेगा। ओके, तो डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा गोल है। तो मैं अंदर से पूरा ये था कि मुझे सीखना है, मुझे बहुत ज़्यादा सीखना है और बहुत जल्दी सीखना है, और खुद से ट्राई करके वो चीज़ें नहीं होंगी और वो चीज़ें होती भी हैं। तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, ड्राइंग के फंडामेंटल्स और वो सब चीज़। खैर, पॉइंट ये है कि जब मैं सीख रहा था तो मेरा वर्क मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा था। ओके, और जैसे जैसे मेरा आर्टवर्क इम्प्रूव हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि वाह, इतना अच्छा आर्टवर्क तो मैंने कभी नहीं बनाया। और मैं हर आर्टवर्क को ट्राई करता था फ्रेम करवा के घर में टांग लूँ। मेरे सर बोलते थे अरे हर आर्टवर्क को बेटा नहीं फ्रेम कराते हैं। मैं बोलता था अरे सर इतना सुंदर बनाया हो, पहली बार टांगने दो उसको, मन कर रहा है। ऐसे करके मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे कि मेरी जो पेंटिंग बन गई उसको मैं फ्रेम करवा लूँ, उसको अपनी दीवारों पे टांग दूँ। ऐसे करके मैंने पता नहीं कितनी पेंटिंग फ्रेम भी करवा रखी हैं। और जो एक अंकल थे पहचान के, वो बहुत सस्ते में फ्रेम करते थे उस वक्त। तो बहुत मतलब कि एक अच्छा माहौल था कि मैं पेंटिंग करता था और खुशी खुशी जाता था अंकल के पास कि अंकल ये मैं आर्टवर्क बनाया, फ्रेम कर दो। बड़ी बड़ी पेंटिंग भी, मतलब 3-3 फीट 4-4 फीट की पेंटिंग भी बना के मैं फ्रेम करवाते रहता था कई बार। एक साल बीता ना, जब मैं एक साल तक प्रॉपर सीखा तो मुझे फील हुआ कि ये सारी पेंटिंग जो मैंने फ्रेम कराई है इसको मैं फेंक दूं। ऐसा मुझे फील आने लग गया, क्योंकि इतनी गंदी लगने लग गई मुझे वो पेंटिंग, इतनी गंदी लगने लग गई कि मैं फील किया यार इसमें इतना गलत कर रहा था मैं, और इसको मैं खुशी से फ्रेम करवा रहा था। मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ गया था। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे सर थे वो मुझे क्यों मना करते थे कि हर पेंटिंग को बेटा फ्रेम नहीं कराते। क्योंकि जो सर की आंखें थी वो ट्रेंड थी, वो मेरी गलतियों को देख पा रहे थे, मैं अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहा था। मेरे लिए मेरा आर्टवर्क सबसे बेस्ट था उस टाइम पे, लेकिन सर समझ रहे थे कि ये बच्चा नादान है, ये अभी बेवकूफ़ी में अपनी फालतू से फालतू आर्टवर्क को भी फ्रेम करवाए घूम रहा है। बाद में रियलाइज़ हुआ कि पेंटिंग को फ्रेम करवा जो मैं रहा था उसमें हज़ारों गलती हैं। तब मुझे फील हुआ कि पेंटिंग को बना के उसी समय जज करना कि ये परफेक्ट बन गई है, अच्छा बन गया, बहुत सुंदर बन गया, ये जर्नी नहीं है। जर्नी ये है कि आप बनाओ और समझो इस चीज़ को कि आपको और इम्प्रूव करना है, और उस इम्प्रूवमेंट के लिए आप स्ट्राइव करो कि इम्प्रूवमेंट पानी है। और उस इम्प्रूवमेंट को पाने के बाद आपको अपने पुराने आर्टवर्क का जो मोह है कि मेरा सुंदर आर्टवर्क, मेरा प्यारा आर्टवर्क, वो खत्म होने लग जाएगा। तो फिर आपका आर्टवर्क आपके अलमारी में बिना फ्रेम के स्टोर होते रहेगा। ओके, आप फोकस करोगे अपनी ग्रोथ पे। क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है, और ये मैं आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी के हिसाब से ये वाला आंसर दे रहा हूँ। मुझे करीब करीब 7 से 8 साल हो गए आज, मतलब आज नहीं, अभी करीब करीब प्रोफेशनली एज एन आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं। मैं फुल टाइम आर्टिस्ट के तौर पे, हम पूरी एकेडमी रन करते हैं और भी प्रोजेक्ट्स हमारे आर्ट की फील्ड में चल रहे हैं। तो हम प्रोफेशनली फुल टाइम एज एन आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है। तो इस पूरी प्रोफेशनल जर्नी से मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपका रियल गोल आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, अगर आपका रियल गोल, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप आर्ट के टीचर हो या आपका रियल गोल आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, तो आपको अपना इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंप्रूव करो। क्योंकि खुद सोचो आप, ये अगर इंप्रूव हो रहा है, ये इसका मतलब क्या, आपका स्किल्स, आपकी नॉलेज, अगर इसको आप इंप्रूव करने में फोकस कर रहे हो, तो कल के डेट में आपकी सारी पेंटिंग्स में आग भी लग गई, आपकी सारी पेंटिंग्स चोरी हो गई, आपके पुराने सारे आर्टवर्क्स घूम गए, तब भी आप नया क्रिएट कर सकते हो, उससे बेटर क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आप डिपेंडेंट रहोगे ना कि जो आर्टवर्क्स है या मुझे महंगे टूल्स मिल जाएं, ये सारे महंगे टूल्स के हिसाब से मैं कोई अच्छा आर्टवर्क बना दूंगा, या बैठ के छोटे छोटे डिटेल्स को भर भर के मैं सुंदर सा आर्टवर्क बनाऊंगी, एक एक महीना तक एक पेंटिंग बनाऊंगी और उसको सहेज के रखूंगी, अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि नो डाउट हम कई बार ऐसे आर्टवर्क्स बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे दिन देते हैं, वो करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट मत रहो, इस चीज़ को अपग्रेड करते रहो टाइम टू टाइम।
ये अपग्रेड होते रहना, ये नॉलेज बढ़ते रहना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आर्टवर्क आपका यहाँ से निकल के सामने आएगा। आप क्या बना रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप उसको बना सकते हो। ओके, अगर आपके अंदर कला है तो वो कला आप बार बार अपने कैनवस पे, अपने पेपर पे बिखेर सकते हो, वो आपका मैजिक रहेगा। आप किसी टूल या किसी और चीज़ के मोहताज नहीं रहोगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ओके, और ये पॉइंट सुनने में जितना मामूली सा लग रहा है ना, जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत मामूली सी बात आपको लग रही होगी कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या नई बात आपने बोल दी। नई बात नहीं है, लेकिन खुद सोचना कि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। ओके, हालांकि अभी रेफरेंस इमेज में जो आप मेरे को स्केच करते देख रहे हो, जो पक्षी है उसकी चोंच थोड़ी नीचे की तरफ है, मैं जो बना रहा हूँ वो थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन मेरा पेपर टेढ़ा है बोल के ऐसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में मैं बना रहा हूँ। ओके, या सो द पॉइंट इज कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहना है। अब जानते हो एक बहुत खूबसूरत चीज कि आप में से कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कई लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अच्छा, मैं अभी एक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था। ये मार्कर आज ये मैं दूसरी बार यूज़ कर रहा हूँ। ये मार्कर मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, इसको मैं खुद एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं फ़न के लिए ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट देखने के लिए कि कैसा लगता है ये मार्कर को यूज़ करना। सो घबराने की बात नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है आप मार्कर लो और इस तरीके से ट्राई करो। आपके पास भी कोई चीज़ है, वाटर कलर है, कुछ भी कलर है, तो आप स्केचिंग के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मज़ा भी आता है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशंस भी होते हैं, थोड़ा सा फन वाला पार्ट भी यहाँ पे ऐड रहता है। तो मज़े के लिए कर रहा हूँ मैं ये चीज़, तो इसमें से कोई हड़बड़ा मत जाना कि अरे कौन सा चीज़ उठा लिया आपने, ऐसा कौन सा मार्कर आ गया, हमारे पास तो नहीं है, ये सब टेंशन मत लेना। कुछ भी है करो, एक बार ट्राई करो। स्केचिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ें सीख रहे हो, तो बीच बीच में ऐसे फन वाली चीज़ें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये चीज़ के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करो, मज़े से करो। ओके, सीखते भी रहो और बीच बीच में मज़ा उठाते रहो अपनी इस पूरी जर्नी का। तो एक चीज़ मैं एक पॉइंट ये बोल रहा था कि जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हो ना, या जैसे जैसे आप आर्ट की प्रैक्टिस करते रहते हो, आप बताओ आपके साथ क्या होता है। ऑप्शन ए, आर्ट के लिए प्यार बढ़ जाता है, या मतलब आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसके लिए प्यार बढ़ जाता है, उसको आप और संभाल के रखते हो, और ज़्यादा अपने पास सेव करके रखते हो। या ऑप्शन बी, आपका पेंटिंग के ऊपर से प्यार कम हो जाता है। आपको क्या लगता है? मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, जैसे जैसे आप अपनी आर्ट की प्रैक्टिस आपकी बढ़ती है, तो आपके जो आर्टवर्क्स आपने बनाए हैं उसमें आपका प्यार बढ़ जाता है, उसको आप और संभाल के रखना चाहते हो, या उस आर्टवर्क से आपका प्यार कम हो जाता है? दे दिया आपने आंसर? लिखो लिखो, कमेंट सेक्शन में भी लिखो, आप आंसर लिखो, देखते हैं। सो द आंसर इज कि आपका प्यार कम हो जाता है। अरे ये क्या बोल दिया, प्यार कम हो जाता है? अब समझना इस चीज़ को, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते हो और जितने ज़्यादा आर्टवर्क्स बनाते हो, तो आपका प्यार आर्टवर्क से कम हो जाता है और आर्ट बनाने का प्रोसेस से बढ़ जाता है। ओके, जो एक बिगिनर होता है, एक छोटे बच्चे को आप देखोगे तो वो अपने आर्टवर्क्स को संभाल संभाल के रखता है कि मेरा पेंटिंग, मेरा प्यारा पेंटिंग, और गलती से कुछ अच्छा आर्टवर्क बन गया तो उसको और संभाल के रखता है कि ये आर्टवर्क खराब नहीं होना चाहिए, लेमिनेशन करा दूंगा, फ्रेम करा दूंगा, वो वाला थॉट आता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक मैच्योर आर्टिस्ट बनते हो, एक बड़े मतलब आपका एक थॉट लेवल डेवलप होता है, आप एक सीरियस लेवल पे प्रैक्टिस शुरू करते हो ना, तो फिर आप इतना संभालते नहीं हो आर्टवर्क को। आर्टवर्क बन गया, हाँ, आप उसको अलमारी में रख देते हो, लेकिन इतना उससे अटैच्ड नहीं होते हो इमोशनली। ओके, आप में जब मेच्योरिटी आ जाती है तो आप उससे इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हो। आप उस इमोशनल अटैचमेंट से, अपने आर्टवर्क के इमोशनल अटैचमेंट से ऊपर उठ जाते हो, और उसकी प्रोसेस को, उस आर्टवर्क को बनाने की प्रक्रिया में आपको फिर ज़्यादा मजा आने लग जाता है। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या जितने भी सीरियस लेवल पे आर्टिस्ट हैं, वो आर्टवर्क बनाते रहते हैं, और उनके आर्टवर्क नॉर्मली एक फाइल में रहते हैं, वो ज़्यादा लेमिनेशन, फ्रेमिंग ये सब नहीं करवाते हैं। हाँ, अगर कोई आर्टवर्क आपको एग्जीबिशन में दिखाना है, या कोई ऐसा आर्टवर्क है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है और उसको आपको कहीं शो में या कहीं पे आपको रिप्रेजेंट करना है, या फिर कहीं पे आपको डिस्प्ले करना है, सिर्फ कुछ लिमिटेड आर्टवर्क्स ही फ्रेम्ड या प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं, बाकी सब फाइल्स के अंदर रॉ फॉर्म में पड़े होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप समझेंगे जैसे जैसे आप इसको करेंगे। अभी मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है बीच बीच में, क्योंकि अभी मैं ये जो मार्कर वाला एरिया है, ये चीज़ मैं आपको साथ साथ करने नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट रखा है कि ये एक्सपेरिमेंट वाला हिस्सा भी आप देख सकें। हालांकि इसको आपको करना नहीं है, आप अपना कुछ और भी टूल इस्तेमाल करके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर सकते हो। तो मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसा दिखेगा, मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा, लेकिन
आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, मेक श्योर इस सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हो और साथ में स्केच कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे ओके, स्पेशली इंस्टाग्राम पे अपना आर्टवर्क डालिएगा जो भी आपने मेरे साथ बनाया है। 2 इंस्टाग्राम के अकाउंट्स यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इन दोनों अकाउंट्स को टैग करिएगा। इसमें जब आप टैग करते हो तो मैं देखता हूँ कि आपने मेरे साथ क्या किया, कौन सा आर्टवर्क बनाया, कौन सा नहीं बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप स्केचिंग करते हो, स्केच विथ मी की सीरीज़ को फॉलो करते हो। एंड आई रियली फील गुड कि जब आप सिर्फ सीरीज़ को देखते नहीं है, फॉलो करते हैं, उससे प्रूफ होता है कि आप लोग सीरियस आर्ट के लवर्स हैं। और आप 5-10 मिनट की वीडियो देख के खुश नहीं होते, आपको चाहिए एक प्रॉपर स्केचिंग का, एक प्रॉपर साथ में चलने वाला एक सीरीज़ या एक क्लास। और ये सीरीज़ अगर आप चाहते हो कि आप कंटिन्यू करूं मैं, कि इस सीरीज़ को मैं आगे भी लाता रहूं, तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, या जो भी मैं सवाल पूछता हूं उसको बताते रहिएगा। उससे मुझे फील होता है कि हाँ, ये सीरीज़ से आप कनेक्ट कर रहे हो, या इतनी बड़ी जो लेसन्स होते हैं, जो रॉ वीडियोज़ होते हैं, वो चीज़ आपको पसंद आ रही है। तो जब तक आप प्यार देते रहेंगे, स्केच विथ मी की सीरीज़ आती रहेगी। जब आपको फील होगा कि यार लंबा हो रहा है वीडियो, नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा वाला फील आएगा, और मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी एक प्यारी सी फैमिली है जिसको ऐसे लंबी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है, तो ये सीरीज़ को फिर मैं सोचूंगा कि हटाया जा सकता है या इसको लाना बंद किया जा सकता है। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा चाहते हैं। और भी डिफरेंट सीरीज़ हम रन करते हैं, जैसे कि एक सीरीज़ है आस्क मी आर्ट, उसमें हम सवाल लेते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल डाउट्स भी डालिएगा। इसके अलावा और भी हम सीरीज़ रन करते हैं एक आर्ट की फिलॉसफी के ऊपर, आर्टिस्ट फिलॉसफी, तो उन सब वीडियोज़ को भी देखिएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग योर टाइम। मेक श्योर टू शेयर योर वर्क एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर कि आप इसको बेल आइकन भी दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद। मिलता हूँ आपको आने वाले लेसन्स में। टेक केयर एवरीवन, लव आर्ट, लीव आर्ट।